स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट से क्या झटका लगा? सीमेंट कारोबार पर अदानी ग्रुप की क्या है रणनीति? फार्मिजी ने कर्ज से जुड़ी शर्तों का कैसे किया उल्लंघन? कोल इंडिया क्यों रहा गुरुवार को निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर? बजाज ऑटो ने गुरुवार को क्यों छुआ लाइफ टाइम हाई लेवल? इन सब सवालों के जवाब के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं जिन पर आज के एपिसोड में फोकस करेंगे। नमस्कार, कॉर्पोरेट सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों की। पहली खबर, गुरुवार 1 जून को अदानी ग्रुप के शेयर दो खबरों के चलते फोकस में रहे। पहली खबर यह है कि अदानी ग्रुप की अपनी 3 कंपनियों में QIBs को हिस्सेदारी बेचकर $3.5 अरब की रकम जुटाने की योजना है। इन 3 कंपनियों में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी ग्रीन एनर्जी के नाम शामिल है। अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी ट्रांसमिशन के बोर्ड ने कुल 21,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मंजूरी पहले ही दे दी है, जिसमें से अदानी एंटरप्राइजेस 12,500 करोड़ रुपए और अदानी एंटरप्राइजेस 8,500 करोड़ रुपए जुटाएगी और बाकी बचे $1 अरब जुटाने पर अदानी ग्रीन एनर्जी का बोर्ड आने वाले 1 से 2 हफ्ते में फैसला ले सकता है। इस रकम से ग्रुप की क्षमता विस्तार खर्च की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। दूसरी खबर यह है कि अदानी ग्रुप अपने सीमेंट कारोबार का विस्तार कर सकता है और सीमेंट उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए छोटी सीमेंट कंपनियों का अधिग्रहण किया जा सकता है। ग्रुप ने पिछले साल सितंबर में अंबुजा और ACC का अधिग्रहण किया था और 2027 तक यानी अगले 5 साल में अपनी सीमेंट उत्पादन की क्षमता बढ़ाकर 14 करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया था। फिलहाल ACC और अंबुजा सीमेंट की सालाना सीमेंट उत्पादन क्षमता करीब 7 करोड़ टन के आसपास है। दूसरी खबर, कर्ज संकट में फंसी वाडिया ग्रुप की एयरलाइन गो फर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंकों ने एयरलाइन की मैनेजमेंट के उस आवेदन को ठुकरा दिया है जिसमें मैनेजमेंट ने बैंकों से कर्ज के उस पैसे को रिलीज करने के लिए कहा था जो अभी भी बैंकों के पास पड़ा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बैंक अब क्रेडिटर्स की कमेटी यानी COC की मंजूरी के बाद ही एयरलाइन को लोन का बाकी बचा हुआ पैसा रिलीज करेंगे। खबर यह भी है कि NCLT की तरफ से गो फर्स्ट के लिए नियुक्त किए गए अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है कि गो फर्स्ट को लीज पर विमान देने वाली कंपनियों की याचिका पर सुनवाई ना की जाए। गो फर्स्ट के CEO कौशिक खोना ने भी एविएशन रेगुलेटर DGCA से अपील की है कि एयरलाइन का एयर ऑपरेटर परमिट यानी AOP रद्द ना किया जाए क्योंकि इस तरह कंपनी खत्म हो जाएगी। उन्होंने DGCA को आश्वासन दिया है कि खुद को इसलिए दिवालिया नहीं किया गया है क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी को चलाने में सक्षम नहीं था, बल्कि इसलिए घोषित किया गया ताकि कर्ज से जुड़ी दिक्कतों को दूर किया जा सके। तीसरी खबर, मेटल एंड माइनिंग कंपनी वेदांता को लेकर गुरुवार को 2 खबरें आई। पहली ये कि वेदांता की पेरेंट कंपनी वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड यानी VRL ने $1.4 अरब की बॉन्ड की रकम समय पर चुका दी है। कंपनी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक मई और जून में देय इन बॉन्ड्स का भुगतान करने के बाद कंपनी का ग्रॉस डेट घटकर $6.4 अरब पर रह गया है। VRL ने मार्च 2022 में कर्ज कम करने के लक्ष्य का ऐलान किया था और उसके बाद कंपनी ग्रॉस डेट में $3.3 अरब की कमी कर चुकी है। वेदांता समूह ने वित्त वर्ष 2023-24 में कर्ज को कम करते हुए पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य बनाया, यानी कंपनी डेट फ्री होने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दूसरी खबर यह है कि सरकार भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण के लिए इंसेंटिव पाने के लिए फॉक्सकॉन और वेदांता के जॉइंट वेंचर के अनुरोध को अस्वीकार कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो इस जॉइंट वेंचर को 28 नैनोमीटर के चिप्स बनाने के लिए इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। 1 जून को वेदांता का शेयर दिन की ऊंचाई से फिसल कर बंद हुआ था। चौथी खबर, पतंजलि फूड्स के प्रमोटर्स ने 6% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई है। प्रमोटर्स की जून महीने में ही QIP और OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए यह हिस्सा बेचने की योजना है। कंपनी की पब्लिक शेयर होल्डिंग फिलहाल 19.18% है, जिसे कंपनी अब बढ़ाकर 25% करने जा रही है। पतंजलि फूड्स ने न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों की वजह से हिस्सा बिक्री करने का फैसला किया है। सेबी के नियमों के मुताबिक किसी भी लिस्टेड कंपनी की कम से कम 25% हिस्सेदारी ओपन मार्केट में यानी पब्लिक के पास होना अनिवार्य है। पांचवी खबर, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने ऑस्ट्रेलिया की बैटरी टेक फर्म सिकोना बैटरी टेक्नोलॉजीज का 12.8% हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। दोनों कंपनियों के बीच $1 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर या 57 करोड़ रुपए की रकम में यह सौदा तय हुआ है। इस हिस्सा खरीद से हिमाद्री को बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी एनहांस करने में मदद मिलेगी क्योंकि सिकोना के पास लिथियम आयन बैटरीज के लिए हाई कैपेसिटी सिलिकॉन एनोड टेक्नोलॉजी है। हिमाद्री की ओर से किया जा रहा निवेश सिकोना बैटरी टेक्नोलॉजीज के सीरीज A फंडिंग राउंड का हिस्सा है। छठी खबर, देश की अग्रणी ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म फार्मिजी इक्विटी के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाने में असफल हो गई है। इस तरह कंपनी ने कर्ज संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया है जो गोल्डमैन सैक्स के साथ की गई थी। शर्तों के अनुसार कंपनी को करीब 1,000 करोड़ रुपए या तकरीबन $120 मिलियन की इक्विटी जुटानी थी जो कि इसके
कैश बर्न रेट वेलोसिटी से जुड़ी हुई है। कंपनी अपने आईपीओ को टालने और 1 साल तक कोशिश करने के बाद भी फंड जुटाने में असफल रही है। हालांकि कंपनी अभी तक अपने किसी भी भुगतान दायित्वों को पूरा करने से चूकी नहीं है। फार्मेजी ने नवंबर 2021 में आईपीओ लाने के लिए दस्तावेज जमा किए थे। फरवरी 2022 में फार्मेजी को आईपीओ लाने के लिए सेबी से मंजूरी भी मिल गई थी, पर बाजार की स्थितियों को देखते हुए कंपनी ने इस इशू को टाल दिया था। 7वीं खबर, एडटेक स्टार्टअप स्केलर ने दिल्ली की पेपकोडिंग नाम की कंपनी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। हालांकि यह सौदा कितने में हुआ है, इसको लेकर दोनों कंपनियों ने जानकारी साझा नहीं की है, पर स्केलर ने अपने बिजनेस इकोसिस्टम को मजबूत करने के इरादे से पेपकोडिंग का अधिग्रहण किया है। पिछले 2 साल में स्केलर की ओर से किए जाने वाला ये चौथा अधिग्रहण है। इससे पहले स्केलर ने अप्लाइड रूट्स, कोडिंग मिनट्स और कोडिंग एलिमेंट्स का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण से कंपनी की रणनीति, प्रोडक्ट डिजाइन, B2B बिजनेस और ऑपरेशंस को सपोर्ट मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि 2017 में सुमित मलिक ने पेपकोडिंग की स्थापना की थी। पेपकोडिंग डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम यानी DCA के साथ साथ वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, कोर, CBSE, गेट और बिजनेस एनालिटिक्स में कोर्स उपलब्ध करवाती है। 8वीं खबर, लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट को दिल्ली हाईकोर्ट ने 380 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश जारी किया है। सन ग्रुप के कलानिधि मारन को यह रकम देने के लिए कहा गया है, जो स्पाइसजेट के पूर्व प्रमोटर हैं। यही नहीं, कोर्ट ने अगले 4 हफ्ते में स्पाइसजेट को एसेट्स पर हलफनामा दाखिल करने के लिए भी कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला स्पाइसजेट के लिए बड़ा झटका है। स्पाइसजेट के मौजूदा प्रमोटर अजय सिंह और मारन परिवार के बीच कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को लेकर विवाद चल रहा है। दरअसल 2017 में मारन ने खुद को और उनकी एयरलाइन काल एयरवेज को वारंट्स ना जारी करने के चलते स्पाइसजेट पर मुकदमा दाखिल किया था। तो ये था कॉर्पोरेट से जुड़ा आज का पूरा अपडेट। अब बात करते हैं मार्केट्स की, कुछ ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करते हैं जिनमें आज दमदार एक्शन देखने को मिला और इसके पीछे की वजह भी समझते हैं। पहली खबर, दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया के लिए जून महीने की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। 1 जून गुरुवार को कोल इंडिया का शेयर 5% तक लुढ़क गया था। इंट्राडे में शेयर ने 229 रुपये 15 पैसे का निचला स्तर भी छुआ और शेयर गुरुवार को निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर रहा, क्योंकि 0.5% की गिरावट लेकर शेयर बंद हुआ। दरअसल बुधवार 31 मई की शाम को सरकार ने कोल इंडिया में 3% तक हिस्सा बिक्री की योजना की घोषणा की। 1 से 2 जून को यह हिस्सेदारी OFS यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए बेची जाएगी, जिससे सरकार को 4,162 करोड़ रुपए मिलेंगे। नॉन रिटेल निवेशकों के लिए OFS 1 जून और रिटेल निवेशकों के लिए 2 जून यानी शुक्रवार को खुलेगा। इस OFS का फ्लोर प्राइस 225 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, जिसके जरिए सरकार 18.5 करोड़ शेयर बेचेगी। OFS का फ्लोर प्राइस मंगलवार की क्लोजिंग से 7% के डिस्काउंट पर है, जिस वजह से गुरुवार को शेयर में गिरावट देखने को मिली। फिलहाल सरकार की कंपनी में 66.13% हिस्सेदारी है, जो इस OFS के सफल रहने पर घटकर 63% के आसपास हो जाएगी। दूसरी खबर, गुरुवार 1 जून को कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। कारोबारी सत्र में शेयर ने 1926 रुपये 20 पैसे के निचले स्तर को छुआ और करीब 4.25% की गिरावट लेकर बंद हुआ और इस तरह निफ्टी में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की सूची में यह शेयर दूसरे नंबर पर रहा। दरअसल खबर यह है कि कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी कोटक लाइफ ने वित्त वर्ष 2023 के लिए 840 करोड़ रुपए के बोनस की घोषणा की है। कोटक लाइफ ने 6.5 लाख योग्य पॉलिसी होल्डर्स को वित्त वर्ष 2023 के लिए ये बोनस की रकम देने की घोषणा की है, जो कि वित्त वर्ष 2022 की तुलना में 24% ज्यादा है। आपको बता दें कि कोटक लाइफ ने 2002 में बोनस देने की शुरुआत की थी, यानी कि पॉलिसी धारकों को 22वें साल लगातार बोनस की रकम मिलेगी। कोटक लाइफ कोटक महिंद्रा बैंक की ही एक सहयोगी कंपनी है। तीसरी खबर, निजी क्षेत्र के बैंक साउथ इंडियन बैंक के शेयर में गुरुवार को 0.11% तक की तेजी देखने को मिली और शेयर की क्लोजिंग भी 9.5% की बढ़त के साथ हुई। शेयर ने इंट्राडे में 19 रुपये 10 पैसे का हाई लेवल भी छुआ। दरअसल साउथ इंडियन बैंक के शेयर में इतनी बड़ी तेजी के पीछे वजह यह है कि बैंक ने नए MD और CEO पद के लिए उम्मीदवारों का चुनाव कर लिया है। इन चुने गए उम्मीदवारों के लिए RBI से मंजूरी भी मांगी जा चुकी है। सितंबर 2023 में बैंक के मौजूदा MD और CEO मुरली रामकृष्णन का कार्यकाल खत्म होगा, क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को रामकृष्णन की 3 साल के लिए नियुक्ति की गई थी। पर मार्च 2023 में रामकृष्णन ने अपना कार्यकाल आगे ना बढ़ाने का फैसला लिया था। ये फैसला निजी कारणों के चलते लिया गया था और अब इस फैसले के बाद शेयर में दमदार एक्शन देखने को मिला। चौथी खबर, 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने वाली कंपनी बजाज ऑटो ने गुरुवार 1 जून को लाइफ टाइम हाई यानी अब तक का सबसे उच्चतम स्तर छुआ। दिन के दौरान शेयर ने 4,669 रुपये 80 पैसे के आसपास का हाई छुआ, जो कि लाइफ टाइम हाई लेवल है और शेयर करीब
2% की मजबूती लेकर बंद हुआ। दरअसल 1 जून को कंपनी ने अपने मई महीने के ऑटो बिक्री के आंकड़े जारी किए थे, जो कि बाजार के अनुमान से काफी बेहतर रहे हैं। मई 2023 में बजाज ऑटो ने कुल 3,55,000 यूनिट्स की बिक्री की है, जो कि मई 2022 यानी पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 29.1% ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल इसी महीने में कंपनी ने 3.25 लाख यूनिट की बिक्री की थी। टू व्हीलर बिक्री 3,07,000 यूनिट पर रही है, जो कि 23% की ग्रोथ है, क्योंकि मई 2022 में टू व्हीलर बिक्री 2,49,000 यूनिट पर रही थी। घरेलू बाजार में टू व्हीलर बिक्री में 100% यानी 2 गुना से ज्यादा की वृद्धि हुई है। घरेलू मार्केट में बजाज ऑटो की टू व्हीलर बिक्री 96,102 यूनिट से बढ़कर 1,95,000 यूनिट पर रही है। इसी के साथ कॉर्पोरेट सेंट्रल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताते हैं कि शुक्रवार के बाजार पर कौन से ऐसे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स हैं जो कि खास तौर पर असर डाल सकते हैं। 1 जून के ग्लोबल ट्रिगर्स की बात करें तो यूरोप में 2 बड़े इवेंट्स हुए हैं। एक तो मई के जो सीपीआई महंगाई के आंकड़े हैं वो जारी हुए हैं, और उसके साथ साथ ईसीबी की जो बैठक हुई थी, जो पॉलिसी बैठक हुई थी, उसके मिनट्स जारी हुए, उसका जो ब्यौरा है वो सामने आया है। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स पर देखना होगा। 2 जून की जहां तक बात है तो शुक्रवार को मिंडा कॉर्प की पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। इसमें इक्विटी और उसके साथ साथ प्रेफरेंशियल इशू पर बोर्ड विचार करता हुआ नजर आएगा। साथ ही 2 जून की अगर आप बात करें तो कोल इंडिया का जो ओएफएस 1 जून को खुला था नॉन रिटेल निवेशकों के लिए, अब 2 जून को रिटेल निवेशकों के लिए खुलता हुआ दिखेगा। आपको बता दें कि नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा जो कि 1 जून को खुला था उसमें 1 गुना से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। 2 जून के हिसाब से 5 स्टॉक्स हैं जो कि खासतौर पे फोकस में रहेंगे एक्स डिविडेंड के लिहाज से। इंडसइंड बैंक, हेवल्स, इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज, माफ कीजिए 4 शेयर हैं जो कि एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, यानी कि इन्होंने जो डिविडेंड की घोषणा की थी उसका एडजस्टमेंट शुक्रवार के सेशन में इनके शेयर प्राइस में देखने को मिलेगा। एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्होंने अपने वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार के डीमर्जर की घोषणा की थी, वो 2 जून को पूरा होता हुआ दिखेगा। जो नई कंपनी बन रही है डीमर्जर के बाद, नुवामा हेल्थ, वो पहले 10 दिन तक T2T सेगमेंट में कारोबार करती हुई दिखेगी। ग्लोबल ट्रिगर्स की जहां तक बात है तो यूएस के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि मई महीने के जो रोजगार के आंकड़े हैं वो जारी होते हुए दिखेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 14-15 जून को जो फेड की बैठक होने वाली है, इन आंकड़ों के बेसिस पे ब्याज दरें बढ़ाने पर इसके ऊपर फैसला कहीं ना कहीं निर्भर करता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ सिंगापुर के बाजार भी 2 जून को बंद रहेंगे, तो ग्लोबल ट्रिगर्स के लिहाज से देखा जाए ये काफी अहम है। इसी के साथ वक्त हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल को यही समेटने का। उम्मीद है आपको कॉर्पोरेट सेंट्रल का आज का एपिसोड पसंद आया होगा, और इससे आपको कॉर्पोरेट जगत के साथ साथ एक्शन वाले शेयरों के बारे में और उसके पीछे की वजह के बारे में भी पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो शुक्रवार 2 जून को आपसे फिर से इसी समय मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए अपडेट्स के साथ। तब तक आप देख रहे हैं मनी 9। नमस्कार, शुभ रात्रि।